वो सीकर ज़िले की फतेहपुर विधानसभा सीट से आती हैं और अपने क्षेत्र में सीकर ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है और उस सीकर ज़िले में शिक्षा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण रोल डॉक्टर मंजू हुड्डा जी का भी रहा है। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप हमारे बीच पधारी हैं, आप मंच पे आए। उससे पहले मैं चाहूँगा, टीम से निवेदन करूँगा कि मंजू जी का प्रोफाइल वीडियो है वो आप प्ले करें। मैं डॉक्टर मंजू हुड्डा, विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से। मेरा भी रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यायाम प्राप्त किया जाए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए ताकि वे सशक्त हो सकें। साथ ही साथ लघु उद्योगों की स्थापना हो जिससे कि युवाओं को और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। गाँव को सड़कों के माध्यम से शहरों से जोड़ा जा सके ताकि बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आगे जा सकें। फतेहपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में पहचानेंगे, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। इससे पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा और व्यापार में बढ़ेगा। किसानों को और पशुपालकों को प्रमोट करने के लिए गाँव में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे जिससे कि उन्हें कृषि और पशुपालन के नवाचार से अवगत कराया जाएगा और उत्पादन को बढ़ाने के लिए मदद की। साथ ही साथ आप सबके सहयोग से महिलाएं व्यापार, सड़क निर्माण और अनेक कार्यों में प्रगति की जाएगी ताकि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके और अपनी पहचान बना सके। आप सबका सहयोग हम पर बना है, आपकी शक्ति अटक बनना चाहती हूँ और इस क्षेत्र के लिए कार्य कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। तो मैं मंजू हुड्डा जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और उनसे सवाल जवाब करेंगी माही शर्मा। माही से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और मंजू हुड्डा जी से आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। टीम से निवेदन कि माइक। तो राजनीति में उभरता हुआ सितारा है मंजू हुड्डा जी और उनके सामने पत्रकारिता में चमकता हुआ सितारा माही शर्मा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मंजू हुड्डा जी। थैंक यू मैम। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा से आती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैसे शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। देखिए मैम, अगर ज़िंदगी में प्रोग्रेस करनी है तो सबसे पहला स्टेप होता है शिक्षा। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है और उसके पश्चात उसका जब निर्माण होता है तो वो सबसे पहले उसे सिखाती है। सीखना ही ज़िंदगी का नियम है। तो शिक्षा से हम सीखते हैं, सीख कर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो शिक्षा लीजिए, ये हमें इंडिपेंडेंट बनाएगी। विदाउट इंडिपेंडेंसी आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो शिक्षा में सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा एजुकेशन केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ऐसा होना चाहिए जिससे हम रोजगार मिले ताकि वह आगे बढ़े और अपने जगह जहाँ वो स्टडीज कर रहा है, अपना जो उसका स्थान है वहीं पर एजुकेशन के सोर्सेस उसके पास हो ताकि वो अपने माइंड को डेवलप कर सके और नए सोर्सेस देख सके अपनी ही जगह के, ना ही कि अपनी जगह से पलायन करके कहीं और जाकर उस काम को करें। जी, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो राजनीति में मोटिवेशनल स्पीकर क्या बदलाव ला सकता है? देखिए मैम, सबसे अगर कुछ करना चाहते हैं तो खुद को जगना जरूरी है। जब तक खुद कार्य नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। मोटिवेशन यही करता है कि आपको अंदर से जगाता है। जब तक आप अंदर से नहीं जगेंगे तब तक काम कैसे करेंगे? आपको रास्ते तो मिल जाएंगे लेकिन करना किसको पड़ेगा? करना तो खुद को ही पड़ेगा। सो मोटिवेशन आपको एक लेवल देता है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं और हर चीज को इस वे में देखें कि मुझे काम करके आगे बढ़ना है। काम के अलावा कोई जिंदगी में माने कोई मकसद ही नहीं, क्योंकि हम आए इसीलिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, सो दैट कि हम कुछ कर सकें, नाम कमाएं। काम करेंगे तो ही नाम मिलेगा, अन्यथा तो मनुष्य और जो पशु है उसमें फ़र्क क्या रहेगा। तो
तो उस फ़र्क को डिनाई करने के लिए हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए अपने आप में एक एनर्जी लानी पड़ेगी। हम समाज में बदलाव लाएं और जिस ह्यूमैनिटी के नाते हम जाने जाते हैं उस समाज में उस चीज़ को वाकई प्रूव करें। जी हम पूछना चाहेंगे कि आपकी चुनाव की तैयारी कैसी है? चुनाव जिस दिन इस दुनिया में आए थे उसी दिन हो गया, क्योंकि हमें काम करके आगे बढ़ना है और काम हम तब करते हैं जब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। चुनाव क्या है? लोगों को एकजुटता को जोड़ना और उनको आगे बस आगे खड़े होके उनके जो कार्य हैं उनको एक रास्ता दिखाना कि इस तरीके से ये कार्य इजी वे में किए जा सकते हैं। तो एक नेता जो होता है वो पूरी पब्लिक की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि मैं यहाँ पर हूँ और आगे कुछ करना चाहता हूँ। उस पब्लिक की जो डिमांड्स है उसको आगे तक ले जाना और उसको सही रास्ता दिखाना, सही एम तक पहुँचाना, ये कार्य सफलतापूर्वक हो जाए। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी? मुद्दा हमेशा से एक ही होता है, विकास। विकास अगर से हो सकता है, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे उद्योग के माध्यम से हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर हो। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन सबसे अहम मुद्दा रहे। सबसे पहला काम ये है कि एजुकेशन बढ़े। एजुकेशन के साथ अगर उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, महिलाएं अगर आगे आए तो वो प्रोग्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहाँ 4 लोग बैठे हैं, वार्ता होती है, अगर उसमें एक महिला उपस्थित है तो उस वार्ता का जो एक लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा, बात करने का तरीका होगा वो भी डिफरेंट होगा। अगर महिलाओं की भागीदारी आज हम कहते हैं कंपनीज में और जो कहीं भी जहाँ कहीं भी वर्किंग प्लेसेस है वहाँ है तो वहाँ एक डिसेंसी मेंटेन रहती है। और जो अभी हम मुद्दे सुन रहे हैं, बार बार ज्वलनशील मुद्दे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। एक बात कहूँ तो अगर महिलाओं की प्रेजेंस है, युवाओं की प्रेजेंस है तो इसका रोकथाम बहुत आसानी से हो जाता है। महिलाएं चीज़ों को भ्रष्ट वे में नहीं देखती, वो सिर्फ एक चीज़ देखती है कि मुझे काम करना है, क्योंकि वो अपने फर्ज को लेकर बहुत पैशनेट होती है, अपने काम बहुत पीसफुली करती है, पैशन से करती है और वहाँ अधिकारों की बात नहीं होती, मन से होती है। तो जब वहाँ अधिकारों की बात करके वो फर्ज को निभा के अच्छे से करती है तो वहाँ आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, बल्कि पीसफुली सारे काम। जी देखिए, जैसे हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, तो यदि आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं होगी, इनका समाधान आप किस प्रकार करेंगी? समस्या हमेशा समाधानों के लिए ही होती है, हर जगह है। आज हम अगर फतेहपुर जगह की बात करें तो देखिए प्रकृति अपने आप में बहुत कुछ देती है, लेकिन वहाँ कई काम हैं जो अभी तक अधूरे हैं जिनको हमें करना है। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ का वातावरण इस हिसाब से है कि अगर वहाँ जो आपके एनर्जी प्लांट्स हैं, सोलर प्लांट्स हैं, अगर वो लगाए जाएँ तो बहुत अच्छे वे में काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ हम बात करते हैं कि बहुत कमी है, किसान उससे परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, अगर वहाँ सोलर प्लांट्स को लगा दिया जाए तो आप सोचिए कि आज जो क्षेत्र हमारा बिजली के लिए तरस रहा है वहाँ बिजली लोगों को देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। जहाँ हम एजुकेशन की बात करें वहाँ आज भी कॉलेजेस की डिमांड है। अब कॉलेज पिछले साल या अभी रिसेंटली वहाँ पे लॉन्च हुआ, लेकिन उस हिसाब से फैकल्टीज़ नहीं है। ओरिएंटेशन जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज अगर वहाँ चलाए जाए तो वहाँ के युवाओं को वहाँ वर्क मिलेगा। एक फतेहपुर अपनी हवेलियों के लिए जाना जाता है, कई बार वहाँ पिक्चरें भी बन चुकी है, तो उसको हेरिटेज सिटी के रूप में माना जाए। बहुत आराम से ये पहचान दिलाई जा सकती, बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर बीड़ का एरिया है बहुत बड़ा, जहाँ पर अगर वर्क किया जाए, काले हिरन है, जो आपके चिंगारा है, अगर वहाँ पर उनका मतलब ताल छापर से लाके वहाँ छोड़ा जाए, अगर उसमें वर्क किया जाए तो वहाँ बहुत अच्छा हेरिटेज सिटी डेवलप हो सकता है। वो हवेलियाँ प्लस ये सोर्स ऑफ इनकम बनाएगी। वहाँ लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, आराम से गाँव में किया जाए तो उससे क्या होगा कि वहाँ की महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। वही चीज़ें जो वहाँ बाहर से हो रही है, अगर वहीं पर महिलाएं और जो युवा वर्ग है उनको उद्योग के माध्यम से वहाँ अगर जॉब्स मिलेंगे, वो तरक्की करेंगे तो प्रोग्रेस करना आसान हो जाएगा। चीज़ें तो सब वही हैं, बस हमें उसको सही वे में करने की आवश्यकता है। तो देखिए, जैसे आप कह रही हैं महिलाओं की शिक्षा के बारे में, तो
राजस्थान में जैसे महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा में बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, तो क्या आप अपने क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहेंगी? इसकी कोशिश करेंगी अपनी पूरी? बिल्कुल, गर्ल्स एजुकेशन पे सबसे पहले काम होना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, वहाँ भी मैंने सबसे पहले यही कोशिश करी। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ इस बात को कि लगभग 60% गर्ल्स मेरे स्कूल में पढ़ती हैं। बॉयज़ से ज़्यादा संख्या है गर्ल्स की। उनको प्रमोट करने के लिए कई तरह की चीज़ें की जा सकती, घर से बाहर निकालना है। और अगर वो गर्ल्स पढ़ती हैं तो आप देखिए आपको बॉयज़ से ज़्यादा कंपैरेटिवली मार्क्स में मिल जाएंगे। हर जगह वो आगे है, बस उन्हें स्कूल तक लाने की आवश्यकता है। तो माताओं को समझाना पड़ेगा, उन्हें घर से बाहर निकाला जाए बच्चों को, और उनके कुछ एजुकेशन में फ्री ऑफ कॉस्टिंग उनकी एजुकेशन दी जाए। हॉस्टल्स में उनको व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जाए। स्पेशली आई प्रेफर कि गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। कम से कम मेरे क्षेत्र में अगर मैं जाती हूँ तो ये प्रयास रहेगा कि स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल के साथ स्कूल चले, जिससे कि महिलाओं को एजुकेशन में और आगे अच्छी प्रोग्रेस कर पाएँ। और महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध में राजस्थान सबसे आगे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अपराध तब तक बढ़ेगा जब तक युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा। अगर आप व्यक्ति को काम में एंगेज कर देंगे तो उसके पास फालतू की चीज़ों को सोचने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो उसका सबसे पहला समाधान ये है कि लोगों को एजुकेट कीजिए। महिलाएं एजुकेटेड, अत्याचार तब होगा जब आप सहेंगे। अत्याचार सहेंगे नहीं तो कोई अत्याचार करेगा कैसे? तो महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं। आवाज़ उठाएंगे तो अगला डरेगा, तो वो डर पैदा करने के लिए उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप अपने अधिकारी को भी पहचानिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और आगे आइए। किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है। आप काम करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है, तो अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आगे बढ़िए और समाज में अपना नाम कीजिए। देखिए, जैसे भ्रष्टाचार भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और सबके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या आप भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाने में अपनी प्रयास करेंगी? देखिए, भ्रष्टाचार शुरू कहाँ से होता है? खुद से ही होता है। हर व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मुझे गलत करना ही नहीं है तो होगा कहाँ से? और अगर हम काम करेंगे तो भ्रष्टाचार तो तब आएगा जब मुझे काम करने की इच्छा नहीं है और मैं ये सोच रखूँ कि मेरे पास आ जाए। लेकिन काम करोगे तो चीज़ों पे ऑटोमेटिकली जो है बैंड लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, भ्रष्ट मुक्त हो सकते हैं जब हम खुद जागरूक हों। सबसे पहली शुरुआत अपने आप से होगी कि मुझे सिर्फ काम करना है। अगर मैं काम को इम्पोर्टेंस दूंगी तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तो एक व्यक्ति को पता है कि अगर मैं आपके पास किसी काम के लिए आई, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, फोकस भारत एक काम कर रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जब वो निश्चित होकर एक बिना किसी लालच के इस काम को कर रहा है तो निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने देखा कि इस माध्यम से बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ी अपने अपने क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पे जब व्यक्ति काम करेगा, आगे बढ़ेगा, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी। बस एक ही मुद्दा होना चाहिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए और प्रोग्रेस करिए। जी धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और है, जिसमें जैसे किसान साल भर मेहनत करता है लेकिन फसल का उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता, इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, एक्चुअल में किसानों को बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो किसान क्यों है, एजुकेटेड नहीं है, इस वजह से उस काम को कर रहे हैं। जो किसान एजुकेटेड हैं या जिन्होंने अच्छी शिक्षा लेने के बाद खेती में आए, आप उनके कई उदाहरण देखते हैं कि उन्होंने पता नहीं कितना प्रोग्रेस किया है इस मामले में। आप ये देखिए कि बहुत बड़े, उनका टर्नओवर 1-1 करोड़ का है। तो क्या उनके पास अलग से साधन है? नहीं, ज़मीन तो वही है, सिर्फ एक सोच अच्छी है, अपने अधिकारों का पता है, वो एजुकेटेड, उन्हें पता है कि इस ज़मीन पर किस तरह की फसल को उगाना है, उससे कैसे अच्छी पैदावार लेनी है। तो एक्चुअल में हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि अगर किसान को ये पता हो कि ये जो ज़मीन है इसमें इस तरह की फसल बहुत अच्छे से जा सकती है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आजकल हमने अगर मार्केट में देखा तो डेट्स, बहुत खजूर, जो कच्चा खजूर है वो काफ़ी मिल रहा है। ये चीज़ हो तो पहले भी सकती थी, लेकिन आज क्यों हुई? क्योंकि उन्हें पता चला कि इसके लिए टेम्परेचर अधिक चाहिए और इसकी खेती यहाँ बहुत आसानी से हो सकती है। एक पेड़ जो है लगभग 80 किलो के आसपास एक टाइम का वो दे देता है, 100 रुपये का भाव है उसका, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, 3 साल में वो फसल देने लग जाएगा। आपका बहुत जगह भी नहीं घेर रहा, कहीं पे भी आप उसको कर सकते हो। तो हमें इसमें नवाचार करना पड़ेगा, हमें किसानों को बताना होगा कि ये चीज़ें यहाँ अच्छी हो सकती है। ये केवल मीडिया के माध्यम से नहीं होगा, वहाँ तक टीम को जाना पड़ेगा, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा और
ऐसे सेंटर्स हमें वहाँ स्थापित करने पड़ेंगे ताकि किसान उस चीज़ से अवेयर हो सके। पढ़ा लिखा वहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो काम को कर रहा है, उसके बारे में उसको पूरी डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी वो उस चीज़ को अच्छे से कर पाएगा। और कृषि विद्यालय में बढ़ावा किया जाए। बिल्कुल, अभी देखिए एग्रीकल्चर का मैं बताऊँ तो काफ़ी स्कोप है, गवर्नमेंट भी इसको अच्छा प्रोग्रेस दे रही है। लगभग 25,000 के अराउंड स्कॉलरशिप दे रही है विद 11-12 क्लासेस। उसके बाद जब वो कॉलेज के लिए जा रहा है तो 50,000 तक है, अगर वो पीएचडी के लिए जा रहा है इसमें तो 2 लाख तक है। आगे आने वाला समय जो होगा वो खाद्य पदार्थ का होगा, क्योंकि इसके बिना आप मैं कोई नहीं चल सकता। एजुकेशन के साथ इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। एजुकेशन भी तब लेगा जब वो शरीर में ताकत लेगा खाने की, तो ये तो आगे बढ़ेगा। बस हमें उन किसानों को ये चीज़ बताने की आवश्यकता है कि इससे आप बहुत आगे जा सकते हैं, और यही एक मार्ग है कि अगर किसान बढ़ता है, जवान बढ़ता है और महिलाएं आगे बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद मंजू हुड्डा जी। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि केक मंच पर पहुंचाएं, और कविता जी आप भी पधारें स्वागत के लिए और केक कटिंग के लिए। नहीं, केक आपको भी खाना पड़ेगा। मंजू जी ने मुझे पहले रिक्वेस्ट की थी कि कविता जी को केक खिलाना है। ये दूसरा सेशन हमारा समाप्त होगा, इसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद तीसरा जो सेशन है उसकी शुरुआत करेंगे। तीसरे सेशन की शुरुआत हम बादाम देवी वर्मा जी से करेंगे। आप बगरू विधानसभा सीट से हमारे बीच में आई हैं। आप भी अपने क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय युवा महिला के तौर पर काम कर रही हैं। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में आपने एक अलग पहचान अपनी बनाई है। मंजू हुड्डा जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, और जिस बेबाकी के साथ आपने शिक्षा और कृषि को लेकर ख़ास तौर पर बात की, एक जो थीम है फोकस भारत की, न्यू राजस्थान इलेक्शन कॉन्क्लेव 2023 की, ये बहुत बेहतरीन मंच, और माही शर्मा ने बेहतरीन सवाल जवाब का किए और मंजू हुड्डा जी ने भी बहुत ही शानदार जवाब दिए। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कविता नरुका जी से कि मंजू जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत करें। फोकस भारत का जो पेज है, फेसबुक पेज ऑफिशियल, उस पर ये पूरा कार्यक्रम लाइव चल रहा है। पहले सेशन से लेकर आखिरी जो सेशन होगा तब तक ये पूरा कार्यक्रम लाइव चलेगा। बहुत धन्यवाद माही। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक के बाद हम तीसरे सेशन की शुरुआत करेंगे। उसमें हम बादाम देवी वर्मा जी जो बगरू विधानसभा सीट से है, उनके साथ सवाल जवाब का दौर शुरू होगा और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। 10 मिनट का ब्रेक है। अरुण जी से निवेदन कि फोकस भारत का जो थीम है उसका एक वीडियो प्ले करें। एक ज़रूरी सूचना और, आरआईसी के पोर्च में कुछ गाड़ियां खड़ी है, अगर आप में से किसी की हो तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस उनको करे तो साइड में लेनी होगी। नंबर मैं अनाउंस कर रहा हूँ RPH 0801। अगर किसी